दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 10 जून 2020 और आज के हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया पूरा देखिए और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको इसी के साथ इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो लर्निंग बाय एपी सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ वहाँ आपको पिछला भी जितना डिस्कशन हुआ है वो सारा कुछ अवेलेबल है। आइए पीआईबी पे नज़र डालते हैं तो पीआईबी में देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहली न्यूज़ जो पीआईबी में थी वह युविका कार्यक्रम को लेकर था। हालांकि कार्यक्रम पहले लॉन्च किया गया था लेकिन अभी फिर से न्यूज़ में पीआईबी में न्यूज़ में बना हुआ है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे कार्यक्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले युविका, तो सबसे पहले यही आप समझिएगा कि ये जो कार्यक्रम है ये इसरो के द्वारा शुरू किया गया। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की फुल फॉर्म है। और इसरो की स्थापना 1969 में की जाती है। तो यहाँ युविका किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। युविका की फुल फॉर्म क्या है, तो यू से आपका युवा है, VEI से विज्ञानी है, KA से यानी कार्यक्रम है। युवा विज्ञानी कार्यक्रम, इसी को क्या कहा जाता, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए युविका है क्या, तो युवा ये हिंदी के शब्द से निकाला गया युविका, युवा विज्ञानी कार्यक्रम अर्थात इंग्लिश में यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता। और ये लॉन्च किया गया था 4 मार्च 2019 को, ध्यान रखिएगा। पिछले साल की ये न्यूज़ थी, तो 4 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया। इसका मेन फोकस क्या है, तो ये मेन फोकस है यानी प्रदान किया जाना बेसिक नॉलेज, यानी जो आधारभूत ज्ञान है किससे संबंधित, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी से संबंधित एंड इट्स एप्लीकेशन, और उसके अनुप्रयोगों से संबंधित। किसको, यंगर जनरेशन को, जो नई जनरेशन आ रही है उसको क्या प्रदान किया जाना, उसको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी व उसके एप्लीकेशन से संबंधित ज्ञान को, आधारभूत ज्ञान को प्रदान किया जाना, इसका प्रमुख रूप से बल है। वो भी यंगर जनरेशन को, नवीन जनरेशन को, और इसी को कहा गया कैच देम यंग। कैच देम यंग का मतलब हुआ, कैच देम यंग का मतलब जो नवयुवक हैं उनको उनके शुरुआती स्तर में ही क्या किया जाए, कैच कर लिया जाए और इनको क्या किया जाएगा, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। रेसिडेंशियल ट्रेनिंग ये 2 हफ्ते की होगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब बच्चे चूँकि छोटे बच्चे होते, वो आपका उनकी जो एजुकेशन स्टडी है वो किसी भी प्रकार की बाधित ना हो, इसको भी ध्यान में रखा गया। तो इसीलिए इसे कम समय यानी 2 वीक्स 2 सप्ताह का ड्यूरेशन रखा गया। और ये हॉलीडे, समर हॉलीडे जो आपका गर्मियों की छुट्टी होती है उसी के दौरान ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से 3 स्टूडेंट का चयन किया जाएगा। मान लो जैसे यूपी है, बिहार है, तो प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मतलब दिल्ली ले लिए, तो इन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से मात्र कितने, तो ध्यान रखिएगा हमने कहा प्रत्येक ईच, चाहे स्टेट हो या फिर यूटीज हो, 3 से अधिक स्टूडेंटों का चयन नहीं किया जाएगा। तो प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से 3 बच्चों का, 3 स्टूडेंट का चयन किया जाएगा। ये CBSE बोर्ड से हो सकते हैं, ICSE बोर्ड से हो सकते, या स्टेट सिलेबस के हिसाब से जो अन्य आपका राज्यों का अपना सिलेबस है उसके हिसाब से, ये राज्य सिलेबस के हिसाब से भी हो सकते। शर्त क्या रखी गई, जो स्टूडेंट हो वो 8 स्टैंडर्ड यानी कक्षा 8 पास हो चुका हो और कक्षा 9 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा हो।
8 को पास कर चुका हो, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम स्टडी 9th स्टैंडर्ड में कर रहा हो, वो इसके लिए एलिजिबल होगा। आइए अगला देखते हैं। दूसरी जो न्यूज़ थी ये गैरसैंण या गैर, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। हालांकि प्रस्ताव जो आपका उत्तराखंड स्पेशल आपका डिस्कस कर रहे थे एक दिन इससे वाले वीडियो में, तो इसका हमने वहाँ जिक्र किया था। तो हमने कहा था अनुमोदन तब नहीं मिला था, अभी अप्रूवल हो गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, इसी को क्या कहा जाता, समर कैपिटल कहा जाता। तो समर कैपिटल के लिए परमिशन दे दी गई है। तो गैरसैंण ये आपका चमोली, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां होंगी, एक आपका समर कैपिटल गैरसैंण होगा, जबकि आपकी शीतकालीन विंटर कैपिटल देहरादून ही कार्यरत रहेगी। तो ये न्यूज़ में थी, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, असम के तिनसुकिया ज़िले में, कौन से, असम के तिनसुकिया ज़िले में, असम के तिनसुकिया ज़िले में इंडियन ऑयल लिमिटेड एक कंपनी है, वो आपका क्या कर रही थी, यानी कि यहाँ पर एक आपका बागजान गैस कुआं है। तो उसमें पहले तेल का रिसाव हुआ और बाद में अब गैस का रिसाव हो गया, जिससे काफ़ी जीव जंतु की डेथ हुई, और जिनमें आपका जो डॉल्फिन सुनते हो, डॉल्फिन की डेथ भी काफ़ी मात्रा में हुई है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती डॉल्फिन। तो डॉल्फिन अब हम आगे बात करेंगे, इसी के पास से हो करके ब्रह्मपुत्र नदी भी गुजरती है। तो अन्य काफ़ी जीव जंतुओं की मृत्यु हुई, आदमी जो आसपास हैं उनको भी आपका क्या किया गया, उनको भी सांस लेने से लेकर के अन्य कई प्रकार की मुश्किलात का सामना करना यानी हो रहा है। तो इसी को लेकर के न्यूज़ में थी। तो इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, असम आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, असम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें काम का है आपका मागुरी मोटापुंग वेटलैंड, इसी के पास ही था, जो कि यानी क्या है, इंटरनेशनल बर्ड एरिया, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, महत्वपूर्ण पक्षी एरिया क्षेत्र भी, इसी को IBA कहा जाता। तो इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया के अंतर्गत यानी मागुरी मोटापुंग वेटलैंड, यानी मागुरी मोटापुंग आर्द्रभूमि को इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये आपका पूछा जा सकता, यहाँ पर भी पक्षियों पर भी प्रभाव देखा गया है। अगला जो इम्पॉर्टेंट है, यहीं पर ध्यान रखिएगा, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, लगभग 900 मीटर की दूरी पर, जहाँ पर ये आपका तिनसुकिया ज़िले में रिसाव हुआ है, या बागजान जो आपका कुआं था, और इस कुएं से लगभग 900 मीटर की दूरी पर डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो डिब्रू साइखोवा से भी आपका क्वेश्चन असम इम्पॉर्टेंट हो जाता, क्वेश्चन बन सकता। तो डिब्रू साइखोवा में 2 आप ध्यान रखिएगा, जो डिब्रू साइखोवा है ये ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र व यहाँ डिब्रू है, तो ये डिब्रू नदियों के बीच में स्थित है। पूछा जाए कि ये आपका डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान किन 2 नदियों के बीच स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र व डिब्रू नदियों के बीच स्थित है। अगर अन्य करंट अफेयर्स की न्यूज़ की बात करें, तो असम में ही अभी कोयले की खदान से जो आसपास की जनजातियां हैं या पर्यावरण है, उससे आपका नुकसान पहुंचने को लेकर के यहाँ एक और राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है, देहिंग पटकाई। तो देहिंग पटकाई, अगर कोयला खदान ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका असम में रहा है। और आपको अन्य इन्फॉर्मेशन दे तो असम में ध्यान रखिएगा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में एक आपका क्या है, द्वीप स्थित है, इसी को क्या कहा जाता, माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता। और ये माजुली द्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवराइन आइलैंड है नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, और विश्व का एकमात्र पहला नदी द्वीपीय जिला है, यानी नदी द्वीप है, जिसे एक जिला के रूप में क्या किया गया, घोषित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगला सोशल बबल को लेकर के कोविड-19 की वजह से अब देखो सभी देशों के द्वारा लॉकडाउन की बजाय अनलॉक किया जा रहा है, तो उसी में सोशल बबल काफ़ी शब्द चर्चा में रहा। तो इसको हम समझ लेते हैं कि सोशल बबल होता क्या है। तो लॉकडाउन में लोगों को यानी क्या किया गया, घरों से बाहर न निकलने की नसीहत दी गई, लेकिन अभी हाल ही में अनलॉक किया गया। तो ये आपका सोशल जो बबल होता असल में इसको न्यूजीलैंड के द्वारा अपनाया गया। अभी आपने देखा चर्चा में आया कि न्यूजीलैंड जो देश है वो कोरोना फ्री हो गया है, कोरोना फ्री हो गया। तो ध्यान रखिएगा। तो हम समझ लेते हैं कि सोशल बबल क्या है। असल में कुछ स्पेशल सामाजिक समूह होते हैं, कुछ विशेष सामाजिक समूह होते हैं, जैसे एक परिवार हो गया। तो परिवार के लोगों को एक दूसरे से मिलने की अनुमति दी जाती है, जबकि लॉकडाउन होता है तो एक दूसरे से मिलने की अनुमति नहीं होती। तो सोशल बबल में क्या होता है, सोशल बबल में एक ही परिवार के या एक ही स्थान के, मान लो ये आपका कोई गांव है तो कहा जाएगा कि गांव के लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक क्षेत्र विशेष के लोग एक दूसरे से मिलने की अनुमति होती है। अगर इसमें किसी को कोरोना पॉजिटिव केस पाया जाता तो उसको सेल्फ आइसोलेटेड व सेल्फ क्वारंटाइन की यानी क्या दी जाती है, सलाह दी जाती है। तो इससे क्या होगा, जो आपका लॉकडाउन के दौरान व्यक्ति डिप्रेशन या अवसाद में चले गए या उनको मानसिक जो तनाव में जीवन जी रहे हैं, उससे क्या होंगे, मुक्ति होगी और वह आनंददायक जीवन यापन कर सकेंगे। तो इसीलिए इसे सोशल बबल शब्द न्यूज़ में काफ़ी रहा है। तो आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये सोशल बबल है क्या। सबसे पहले किसके द्वारा अपनाया गया, न्यूजीलैंड मॉडल है। इनमें आपका सामाजिक समूह जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल परिवार एग्जाम्पल लें तो परिवार एक दूसरे से मिलने की अनुमति होती है। अगला देख लेते हैं अभी हाल ही में रोटरी इंटरनेशनल। ये रोटरी इंटरनेशनल लिख गया, इंटरनेशनल होगा, यानी रोटरी इंटरनेशनल। ध्यान दीजिएगा, रोटरी इंटरनेशनल व एनसीईआरटी दोनों ने मिल करके, अब चूँकि अभी लॉकडाउन है, चूँकि स्कूल हुआ थे, ये आपका अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई, तो क्लास 1 से लेकर 12 तक जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है उसको ई कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए यानी क्या किया गया, समझौता किया गया रोटरी इंटरनेशनल व एनसीईआरटी के बीच। इसमें विद्यादान 2 का प्रयोग किया, 2.0 का प्रयोग किया जाएगा। विद्यादान 2.0 का प्रयोग किया जाएगा। अब हम समझ लेते हैं विद्यादान 2.0 है क्या। असल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एक पहल शुरू की गई कॉमन नेशनल प्रोग्राम है टू डेवलप एंड कंट्रीब्यूट ई लर्निंग कंटेंट, जिसमें ई लर्निंग कंटेंट सामग्री का में योगदान देने व उसे विकसित करने के लिए कॉमन नेशनल प्रोग्राम के रूप में विद्यादान 2.0 को लॉन्च किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक जो मानव संसाधन विकास मंत्री इस समय है। तो इसमें किया क्या जाता, इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ या कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल से लेकर के यानी ग्रुप तक, समूहों तक को ये परमिशन दी गई है कि इसमें वो आपका अपना योगदान कर सकते हैं, कंटेंट ई लर्निंग कंटेंट में अपना योगदान कर सकते हैं। तो उसी को विद्यादान 2.0 के नाम से जाना जाता है। अगला देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की न्यूज़ थी, तो आपका ये फार्मर यानी नासा की अंतरिक्ष यात्री रही हैं जो कि पहली महिला हैं। कहाँ पहुंच गई हैं, तो पृथ्वी के सबसे गहरे पॉइंट पर पहुंचने वाली विश्व की एकमात्र पहली महिला बन गई हैं, या एकमात्र महिला का यानी जो स्थान है वो प्राप्त किया है। ये कहाँ पहुंची हैं, तो ये आपका प्रशांत महासागर में एक गर्त है। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे गहरा गर्त, तो आप याद करते हो मेरियाना गर्त है, और मेरियाना गर्त में एक आपका डीप है यानी पॉइंट है चैलेंजर डीप, तो वहीं पर ये आपका पहुंच गई हैं। तो ये आपका मेरियाना गर्त भी अब इम्पॉर्टेंट हो जाता। तो ये आपका विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है, प्रशांत महासागर में है। कौन है, मेरियाना गर्त है। तो मेरियाना गर्त में पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन बन गई हैं, कैथी सुलीवान।
कैथी सुलीवान पहली आपकी विश्व की महिला बन गई हैं जो कि मैरियाना गर्त पर यानी में पहुंच गई हैं। अब मैरियाना गर्त पूछा जाए तो प्रशांत महासागर में है और किस पॉइंट पे पहुंची हैं तो चैलेंजर डीप पॉइंट पर पहुंची हैं जो कि विश्व का सबसे गहरा डीप पॉइंट है। और गर्त पूछा जाए तो मैरियाना है। कौन तो अमेरिका की यानी पूर्व की एस्ट्रोनॉट रही हैं, अंतरिक्ष यात्री रही हैं कैथी सुलीवान। अगर अन्य करंट अफेयर्स की कुछ बात करें तो आपका 10 जून को क्या मनाया जाता तो 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता। तो नेत्र का दान करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनको नेत्र की आवश्यकता होती, तो नेत्रदान को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। बाकी आज कुछ खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट में रहा नहीं, तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।